नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं रमा त्यागी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूर्वोत्तर की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में की कई परियोजनाओं की शुरुआत। त्रिपुरा में अगरतला खोंगसांग जन शताब्दी एक्सप्रेस और अगरतला कोलकाता एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ने की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत। चंबा में 2 पनबिजली और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तीसरे चरण का किया उद्घाटन। ऊना से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस को किया रवाना। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में बीजेपी की गौरव यात्रा को किया रवाना। नवसारी की जनसभा में कहा, बीजेपी फिर 2/3 बहुमत के साथ गुजरात में बनाएगी सरकार। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का पाकिस्तान को 2 टूक जवाब। कजाकिस्तान में हो रहे CICA शिखर सम्मेलन में कहा, वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। और शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के मामले में अब बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया मामला। फिलहाल लागू रहेगा कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनसे प्रतिवर्ष 27 करोड़ यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा, जबकि इससे हिमाचल प्रदेश को लगभग 110 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने यहां लगभग 3125 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी शुभारंभ किया। राज्य के 15 सीमावर्ती दूरदराज के ब्लॉकों में 440 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए केंद्र सरकार ने 420 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए हैं। पीएम मोदी ने डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में विकास को दोगुनी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। चंबा से पहले प्रधानमंत्री ने ऊना जिले को विकास की कई सौगातें दी, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम ने यहां वंदे भारत एक्सप्रेस को ऊना से दिल्ली के लिए रवाना किया। देश में शुरू होने वाली ये 4थी वंदे भारत रेलगाड़ी है। इसके शुरू होने से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आरामदायक और तीव्र गति की यात्रा सुविधा मिलेगी। पहले की तुलना में एक उन्नत संस्करण है जो बहुत हल्का है और कम अवधि में उच्च गति तक पहुंचने में सक्षम है। ये महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। ट्रेन की शुरुआत से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और यात्रा का एक आरामदायक और तेज तरीका प्रदान करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर पहुंचकर इसका निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी ने ऊना में भारतीय सूचना तकनीकी संस्थान का भी उद्घाटन किया और बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान देश ने भारत निर्मित दवाओं की ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी और इस उपलब्धि में हिमाचल प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग फार्मा के निर्माण से लोगों को किफायती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इस पार्क के बनने से हिमाचल में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की क्षमता और कौशल का विकास करना उनकी उच्च प्राथमिकता है। भारतीय रेल के लिए आज का दिन बेहद सुनहरा दिन है। सुबह जिस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से रवाना किया था, वो ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसमें ऊना से सवार होकर निकले थे। रास्ते में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के कई मंत्रियों ने उनका साथ दिया। ये ट्रेन जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची तो हिमाचल प्रदेश के निवासियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और मुसाफिरों के स्वागत के लिए एक समारोह का आयोजन किया।
दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद हर्षवर्धन समेत बीजेपी के कई नेताओं ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मुसाफिरों का अभिनंदन किया। तीन दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज त्रिपुरा के बाद असम का रुख किया। गुवाहाटी पहुंची राष्ट्रपति ने IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा, परम कामरूप और उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव घटकों के डिजाइन विकास के लिए प्रयोगशाला समीर का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने धुबरी में मेडिकल कॉलेज अस्पताल और डिब्रूगढ़ और मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के क्षेत्रीय संस्थानों को भी वर्चुअली राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा आगे आने वाले समय में बहुत लाभ होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से हमें क्षेत्रीय समस्याओं, प्राकृतिक आपदा और सीमा की सुरक्षा करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा में रेल संपर्क को बढ़ावा देते हुए 2 ट्रेनों के विस्तार को हरी झंडी दिखाई। अगरतला में राष्ट्रपति ने अगरतला खोंगसांग जनशताब्दी एक्सप्रेस और अगरतला कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगरतला से जिरीबाम के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को मणिपुर के खोंगसांग तक बढ़ाया गया है। वहीं कोलकाता गुवाहाटी ट्रेन को भी अगरतला तक बढ़ाया गया है। इन नई ट्रेनों से त्रिपुरा का असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर से संपर्क बढ़ गया है और इससे पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी के साथ पर्यटन को बढ़ावा मिला। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज अपने गुजरात यात्रा के दौरान दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का दौरा किया और उनके चरणों में फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहां उपराष्ट्रपति ने सरदार पटेल के जीवन को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने प्रदर्शनी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और कविता पर फोटो प्रदर्शनी को भी दिलचस्पी से देखा। उन्होंने कहा कि सरदार साहब की मूर्ति और संग्रहालय स्वतंत्रता सेनानियों की ऐतिहासिक उपलब्धियों और महान बलिदानों की याद दिलाता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमित शाह ने अहमदाबाद के जंजारका से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। गुजरात सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने वाली ये तीसरी गुजरात गौरव यात्रा अहमदाबाद के जंजारका से शुरू होकर सोमनाथ तक करीब 1070 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में 20 साल में लोगों ने जो विश्वास रखा है उसके लिए ये यात्रा गुजरात के लोगों का गौरव और आभार है और भारतीय जनता पार्टी ने उस भरोसे को पूरा कर गुजरात को देश में पहले स्थान पर पहुंचाया है। गुजरात में इस साल विधानसभा के चुनाव होंगे और उससे पहले बीजेपी ने इस यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा फिर एक बार राज्य में बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लेकर निकाली जा रही है। गुजरात दौरे पर आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने नवसारी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने विकास को घरों तक पहुंचाकर गुजरात में लोगों की जिंदगी बदल दी है और उनका सुरक्षित और विकसित गुजरात पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया है। अमित शाह ने कहा कि यही सुरक्षा, विकास और विश्वास का प्रतीक है। अमित शाह ने यहां कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला किया और कहा कि कांग्रेस ने बिजली, पानी या उद्योग नहीं दिए बल्कि गुजरात को सिर्फ दंगे दिए। अमित शाह ने कहा कि गुजरात में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से कर्फ्यू के कोई संकेत नहीं है। शाह ने दावा किया कि इस साल होने जा रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस गोपाल इटालिया को थाने लेकर गई है। गोपाल इटालिया का एक वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए गोपाल इटालिया को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। यहीं से दिल्ली पुलिस ने गोपाल इटालिया को हिरासत में लिया। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कजाकिस्तान के अस्ताना में CICA समिट में पाकिस्तान को आतंक फैलाने के लिए आड़े हाथों लिया। विदेश राज्य मंत्री ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए एक बार फिर CICA मंच का दुरुपयोग करने का विकल्प चुना है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा पाकिस्तान आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए
पाकिस्तान की निंदा की और कहा कि पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मीनाक्षी लेखी ने पाकिस्तान को सलाह दी कि वो अपने ही क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की ओर ध्यान केंद्रित करे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर दिए गए पाकिस्तान के बयान का करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन रूस संघर्ष को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि झूठ फैलाने वाले बयान की सामूहिक रूप से निंदा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। रुचिरा कंबोज ने इस मंच से ये भी कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद पर रोक लगानी चाहिए ताकि हमारे नागरिक जीवन और आजादी के अधिकार का खुलकर इस्तेमाल कर सके। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने के मामले पर आज भी कोई फैसला नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच की अलग अलग राय है और अब ये मामला बड़ी बेंच के पास जाएगा। इस बीच शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के प्रतिबंध को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश लागू रहेगा। मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया एक मत नहीं थे। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बेहतर फैसले की उम्मीद थी। बुलेटिन में फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि देश आज भी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलतियों की कीमत चुका रहा है। कांग्रेस पिछले दिनों कश्मीर मुद्दे पर नेहरू की आलोचना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने निशाना साधा था और कहा था कि उन्होंने एक बार फिर तथ्यों की अनदेखी की। रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि जवाहरलाल नेहरू की ये ऐतिहासिक झूठ बहुत लंबे समय तक चला कि महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के सवाल को टाल दिया था। रिजिजू ने लोकसभा में नेहरू के 24 जुलाई 1952 के भाषण का हवाला देते हुए दावा किया कि महाराजा हरि सिंह ने भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के लिए पहली बार आज़ादी से 1 महीने पहले जुलाई 1947 में नेहरू से संपर्क किया था, लेकिन नेहरू ने महाराजा की बात को अस्वीकार कर दिया। नेहरू ने 1947 के अक्टूबर तक टालमटोल नेहरू कर रहे थे जब पाकिस्तानी आक्रमणकारी श्रीनगर के कई किलोमीटर अंदर पहुंच गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती के बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना। इस दौरान उन्होंने राहत सामग्री का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती, संत कबीरनगर और सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाढ़ आपदा से हुई क्षति पर मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ के चलते जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाने के लिए सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश प्रशासन को दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 8 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत महिला नक्सली बुज्जी उर्फ जन्नी ने अंतागढ़ पुलिस के सामने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जाता है कि बुज्जी उर्फ जन्नी के ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के अनुसार बुज्जी का पति भी नक्सली था। उसने पिछले महीने ही आत्मसमर्पण किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों 6 दिवसीय अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे IMF और विश्व बैंक की सालाना बैठक में हिस्सा लेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय मामलों के विभाग के उप निदेशक पाओलो मोरो ने भारत में नकद हस्तांतरण योजना की जमकर सराहना की और इसे देश के विशाल आकार को देखते हुए लॉजिस्टिक चमत्कार बताया। उन्होंने कहा कि ये एक चमत्कार है कि कैसे ये कार्यक्रम निम्न आय के स्तर वाले करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत से सीखने के लिए
बहुत कुछ है। पाउलो मोरो ने IMF और विश्व बैंक समूह के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने भारत के विशाल आकार और आबादी का जिक्र करते हुए कहा कि आश्चर्यजनक तरीके से ये योजना कम आय वाले लाखों लोगों तक पहुंचाई जाती है। रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने एक बार फिर दक्षिणी खेरसान में 5 बस्तियों को रूसी कब्जे से छीनकर अपने नियंत्रण में ले लिया है। इन क्षेत्रों में नोवोवासिल्विका, नोवोहरिहोरिवका, नोवा कामियांका, त्रिफोनिवका और चिरवून शामिल हैं। इससे पूर्व यूक्रेनी सेना की बढ़ती गति से बौखलाए रूस ने 2 दिनों में ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से यूक्रेन के करीब 30% ऊर्जा संयंत्रों को प्रभावित किया, जिससे देश में ब्लैकआउट जैसे हालात हैं। यूक्रेन के दक्षिणी कमान के प्रवक्ता व्लादिस्लाव नजारोव ने पुष्टि की है कि बेरिस्लाव जिले में आने वाली 5 बस्तियां अब पूरी तरह यूक्रेन के नियंत्रण में हैं। उधर रूस ने बौखलाकर बुधवार को भी दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर क्रूज मिसाइलों से हमले किए हैं। यूक्रेनी ऊर्जा मंत्री हरमन हालुशेंको ने देशवासियों से बिजली बचाने के लिए ओवन, वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरणों का इस्तेमाल रोकने का आग्रह किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं से अपनी वित्तीय सहायता बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि रूसी बमबारी के महीनों से नष्ट हुए स्कूलों और घरों के पुनर्निर्माण के लिए उन्हें अधिक धन की आवश्यकता है। वॉशिंगटन में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों में वित्त मंत्रियों से वीडियो लिंक द्वारा बोलते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को अगले साल के अनुमानित बजट घाटे को कवर करने के लिए लगभग 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है और स्कूलों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। तेजी से बदलते वैश्विक घटनाक्रम और समीकरण के बीच अमेरिका ने खाड़ी में अपने करीबी सहयोगी देश सऊदी अरब को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर ओपेक तेल उत्पादन में कटौती करता है तो सऊदी अरब को परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि बाइडेन ने रियाद के खिलाफ अपनी संभावित कार्रवाइयों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद पिछले हफ्ते तेल उत्पादन में कटौती के ओपेक के फैसले के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस फैसले का सऊदी अरब के साथ अमेरिकी संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सऊदी अरब ने इस फैसले के बाद अमेरिका के साथ रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश भी की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि उनके देश और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी है और ओपेक का निर्णय पूरी तरह से आर्थिक आधार पर किया गया है। रियाद और वाशिंगटन के बीच सैन्य सहयोग से दोनों देशों के हित पूरे हो रहे हैं और क्षेत्र को स्थिर करने में मदद मिली है। दुबई में पहली बार उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण किया गया है। चीन की एक कंपनी ने इस फ्लाइंग कार का निर्माण किया है। 8 प्रोपेलर्स से लैस इस फ्लाइंग कार में 2 लोग बैठ सकते हैं और ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ सकती है। इस कार का नाम X2 है। अभी इसे मानव रहित परीक्षण किया गया है। उद्योग मंडल PHDCCI ने कहा है कि मौजूदा रुझान को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6 से 7% की दर से बढ़ सकती है। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष साकेत दालमिया ने कहा कि उत्पादन में तेजी आई है और देश में मजबूत मांग है। उद्योग मंडल की तरफ से ये बयान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 6.8% करने के एक दिन बाद आया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है। भू राजनीतिक संकट और वैश्विक स्तर पर आक्रामक मौद्रिक नीति रुख के कारण अर्थव्यवस्था में वृद्धि के अनुमान को घटाया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने थाईलैंड को 74 रन के विशाल अंतर से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने थाईलैंड के सामने जीत के लिए 149 रन का लक्ष्य रखा।
जवाब में थाईलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 74 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 3 और राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 148 रन बनाए। टीम के लिए सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने सबसे अधिक 42 रन बनाए। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और जेमिमा रॉड्रिगेज ने 27 रन का योगदान दिया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।